गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास वाकई बेहद स्पेशल होने वाली है। क्या पढ़ाने वाली हूं आज? आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं आज। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दो। तो लीजिए भाई, फाइनली ऑन डिमांड ये क्लास आ रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लेकिन क्या सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज पढ़ेंगे ट्रिक। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो डेफिनेशंस हैं, यानी कि जो उनको डिफाइन करने के लिए जो हम लोग पढ़ते आते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं क्या? मतलब बहुत मुश्किल से ही बनते हैं। तो मैं आज बताऊंगी आपको ट्रिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक बताने वाली हूं, जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते ही पहचानेंगे। किसी भी वाक्य में, किसी भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आपको देखते के साथ पता होगा कि अरे ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भाग होते हैं वो आपको देखते ही पता होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे कॉन्सेप्ट्स एक नए स्टाइल में, यानी कि ट्रिक के साथ। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले क्लास जो होने वाली है वो जबरदस्त होने वाली है, तो जल्दी से कर दीजिए पहले ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसे ही डिमांडिंग क्लासेस आप आती रहें और आपको पता भी ना चले। तो आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को बिल्कुल दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए आपको पता लग जाए। और हो सकता है अगली क्लास आपकी ही किसी रिक्वेस्ट या आपकी ही ऑन डिमांड वीडियो हो, तो यू नेवर नो। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला कौन सा है? नाउन, यानी कि संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन ही है, ये संज्ञा है? कैसे पहचाने? 3 बात। 1, सी, फील, टच। उंगलियों पे काउंट करिए, 3 फिंगर्स आएंगी। सी, फील, टच, यानी कि ऐसी जो भी चीज जो दिखाई देती है, ऐसी जो भी चीज जो महसूस होती है, और ऐसी जो भी चीज जिनको छू सकते हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। जी हाँ, चाहे दिखाई देती हो तो भी नाउन है, चाहे फील होती हो तो भी नाउन है, चाहे छू सकते हो, टच कर सकते हो तो भी नाउन है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल अगर हो रही है, मतलब कि कोई एक कसौटी पे अगर वो खरा उतर रहा है, तो वो नाउन है। और तीनों भी कई बार होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो वो भी नाउन है। ऑब्वियसली वो भी नाउन है। तो हमेशा याद रखिए, थंब रूल काउंट कर लीजिए, 3 फिंगर्स काउंट करिए। सी, फील, टच मतलब नाउन। एकदम गेम ओवर वहीं पे। सी, फील, टच क्या है? नाउन है। और बेहतर समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, ऐसी चीजें जिनको आप देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, फैन, टेबल, किताब, कलम, फूल, पेड़, पौधे देख सकते हैं सबको, सारी चीजें नाउन है। महसूस करने वाली चीजें देखते हैं अब। चलिए, जिनको आप फील कर सकते हैं, हवा महसूस करते हैं, हवा छू सकते हैं? नहीं। हवा देख सकते हैं? नहीं। लेकिन हवा महसूस कर सकते हैं, तो क्या है? ये भी नाउन है। हैप्पीनेस यानी कि खुश, आप खुश हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आप दुखी हैं, आप महसूस कर रहे हैं। आप बीमार हैं, आपको बुखार है, महसूस कर रहे हैं। किसी भी चीज की सॉफ्टनेस, रुई कितनी सॉफ्ट होती है, उसकी सॉफ्टनेस को देखिए। रुई तो ऐसे भी नाउन है ना, क्योंकि उसको देख भी सक रहे हैं, उसको छू भी सक रहे हैं, उसको फील भी कर पाते हैं। उसकी नरम, जितना नरम होता है वो उसको फील भी कर पाते हैं। तो सॉफ्टनेस, या किसी चीज की हार्डनेस, यानी कि बॉल देखा है, बैट देखा है, कितना हार्ड होता है, तो उसकी हार्डनेस को आप महसूस कर पाते हैं, तो वो भी नाउन है। और ऐसी चीजें जिनको छू सकते हैं, चेयर, फैन, टेबल, जिनको छू सकते हैं उनके नाम तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कर सकते हैं सी, फील, टच, वो है नाउन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रोनाउन। जी हाँ, क्या है? प्रोनाउन। संज्ञा यानी कि नाउन को
बदल करके जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, यानी कि उसके बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि नाउन को प्रोनाउन ने आकर के बदल दिया, बोला कि नाउन हटो मैं रहूंगा, यानी कि वो हो गया क्या, प्रोनाउन। नाउन को जो भी बदल दे वैसा शब्द कहलाता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। भाई ये तो बेसिक सी डेफिनेशन, ये हम सबको पता है, लेकिन करेंगे कैसे, समझिए। अगर मैं कहूं रानी एक डॉक्टर है, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रानी इज अ डॉक्टर। क्लियर। क्या मैं ये नहीं कह सकती वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, कह सकते हैं ना भाई, वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, कह सकते हैं ना। तो देखिए क्या हुआ, रानी को बदला वह ने, रानी को बदला वह ने, यहां पे अंग्रेजी में रानी को बदला शी ने। तो देखा, नाउन को बदल दिया जिस शब्द ने, वो शब्द हो गया प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। एग्जाम्पल्स देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या और भी ढेर सारे प्रोनाउंस होते हैं। बेसिकली जो यूज होते हैं वो यही है, ठीक है। कौन कौन से, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, क्योंकि यही काम आते हैं नाउन को बदलने के लिए। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे और अगला देखते हैं क्रिया। थर्ड नंबर कौन सा है, क्रिया यानी कि वर्ब। तो समझिए क्रिया को पहचानने का तरीका, शब्द के अंत में दिख जाए ना, क्या दिख जाए, ना, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो किया वही क्रिया, और जो आप करते हैं उस वर्ड के अंत में आपको हमेशा दिखेगा ना, क्या दिखेगा, ना। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, ईट, खा ना, दिखा ना, ईट, खा ना। प्ले, खेल ना, प्ले, खेल ना। रीड, पढ़ ना, रीड, पढ़ ना। राइट, लिख ना, राइट, लिख ना। देख रहे हैं, वर्ब, ये सारी क्रियाएं क्या करते हैं, आप करते हैं, जो किया वही क्रिया। ये सारी चीजें आप करते हैं ना, आप खाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप हंसते हैं, आप रोते हैं, आप लिखते हैं, आप पढ़ते हैं, सारी चीजें करते हैं ना, तो सबके अंत में क्या आ जाता है, ना, तो वो क्या है, क्रिया। तो जैसे ईट, प्ले, रीड, राइट, यानी कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, दौड़ना, हंसना, गाना, ये सारी क्रियाएं हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो जो किया वही क्रिया, याद रहेगा, अंत में होगा ना। बढ़ते हैं आगे, अब फोर्थ है एडजेक्टिव। जी हाँ, फोर्थ क्या है, एडजेक्टिव। हिंदी में कहते हैं विशेषण। हिंदी में क्या कहते हैं, जिनको पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूं, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता को बताता हो, किसी भी चीज की विशेषता को बताने वाला विशेषण होता है। ये तो डेफिनेशन होता है, लेकिन मैम पहचानेंगे कैसे, समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा, एक कहानी के तौर पे समझाते हैं। किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, आप क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, या तो आप अच्छा बोलेंगे, या तो आप बुरा बोलेंगे, या तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। वो क्या होगा, ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, है ना, न्यूट्रल कहते हैं, मतलब ना अच्छा है ना बुरा है, वो जैसा है ऐसा वैसा ही है। ना आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं, ना आप उसके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं, वो जैसा है आप वैसा ही बोल रहे हैं। तो इन तीनों के अलावा कुछ और बोल सकते हैं क्या, किसी के बारे में या तो आप बुरा बोल सकते हैं, या तो अच्छा बोल सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, या तो वो जैसा है वैसा ही बोल सकते हैं। तो किसी के भी बारे में जब आप अच्छा बोलेंगे तो आप किन शब्दों का यूज करेंगे, आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी आपको अच्छा बोलना है तो क्या क्या बोल सकते हैं, वो बहादुर है, ही इज ब्रेव, वो इंटेलिजेंट है, वो हैंडसम है, वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, है ना, हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, इसी तरीके के शब्दों को बोलेंगे। अब इन शब्दों को अगर किसी के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब क्या है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं ना उसके लिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप कर रहे हैं तब आप उसके लिए अच्छा बोल रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं किसी के लिए अगर बुरा बोलना हो, खराब बोलना हो, बैड बोलना हो, तो क्या बोलेंगे, अरे कायर है ना, कुरूप है, या फिर टिमिड है,
ईमानदार नहीं है ना, धोखेबाज है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को भी बुरा बोलने के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और अगर किसी के बारे में ना आपको अच्छा बोलना है और ना बुरा बोलना है, क्या बोलना है, ना अच्छा बोलना है ना बुरा बोलना है, क्योंकि है ही नहीं कुछ उसके बारे में अच्छा बुरा बोलने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। लेकिन फिर भी कुछ बोलना है आपको, तो क्या बोलेंगे, एकदम न्यूट्रल सी बात करते हैं। अरे वो बहुत सेहतमंद है, हेल्दी है, बहुत पतला है, बहुत लंबा है ना। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कब करते हैं, समझिए, जब वो वाकई में हो। अगर कोई इंसान वाकई में लंबा है तो आप उसको लंबा ही बोलेंगे। आप ये ना उसकी अच्छाई बता रहे हैं ना उसकी बुराई बता रहे हैं, आप उसमें जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं कि वो लंबा है। कोई व्यक्ति तंदुरुस्त है तो ना आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं और ना आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। वो तंदुरुस्त है तो है, आप बोल रहे हैं कि वो तंदुरुस्त है। क्लियर। तो ऐसा कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, जैसा कि मैंने यहां पे बताया, ऐसा कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताता हो, किसी के विशेषण के बारे में बताता हो, ठीक है, वो एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। रानी के बारे में कुछ बड़ा अच्छा सा बोलने का मन किया। क्या बोला हमने, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रानी खूबसूरत है, रानी बहुत खूबसूरत लड़की है ना। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, धोखेबाज है, डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, धोखेबाज है। ये क्या बोला हमने, बुरा बोला रानी के बारे में। रानी दुबली पतली है, रानी इज अ लीन गर्ल, रानी दुबली पतली है। तो वो अब वैसी है तो वैसा बोला, ना ये अच्छी बात है ना ये बुरी बात है, वो वैसी है तो वैसा बोला हमने। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब होता क्या है, एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। काम कैसे हो रहा है, काम हो रहा है ना, कैसे हो रहा है। इट शोज हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन। चलिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए, सोहन रन्स, यहां तक देखिए, सोहन रन्स, यहां तक पता चल रहा है कि सोहन के दौड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा कि सोहन रन्स स्लोली, सोहन दौड़ तो रहा है, दौड़ रहा है, क्रिया हो रही है, दौड़ रहा है। वो कैसे दौड़ रहा है, स्लोली, धीरे दौड़ रहा है। फास्ट, जल्दी दौड़ रहा है। स्विफ्टली, मंद गति से दौड़ रहा है। जेंटली, हल्के हल्के दौड़ रहा है। हरिडली, हड़बड़ी में दौड़ रहा है। रैपिडली, एकदम एकदम अंधाधुंध दौड़ रहा है। कैसे, क्रिया कैसे हो रही है, यहां पे क्रिया को जो डिफाइन करें, क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है। क्या बताया मैंने यहां पे, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, कैसे हो रहा है काम। एडवर्ब ये बताता है कि काम हो कैसे रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, इसको बताता है एडवर्ब। इसके लिए ये सारे शब्द अवेलेबल है, स्लोली, फास्ट, स्विफ्टली, जेंटली, हरिडली, रैपिडली, है ना। इसके साथ और भी ढेर सारे हैं। बेसिकली बताता क्या है, एग्जाम्पल्स में मैंने लिए हैं इतने, और भी बहुत सारे हैं। ये बेसिकली बताता है कि काम हो कैसे रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक, संबंध सूचक है। इसके नाम में ही है कि क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, यानी कि मूलतः वस्तु की पोजीशन को, यानी कि स्थान या अवस्था को बतलाता है, साथ ही संबंध को भी बतलाता है। जी हां, याद रखिएगा हमेशा, प्रीपोजिशन अवस्था को बतलाता है, स्थान को बतलाता है, साथ ही संबंध को भी बतलाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक भी कहते हैं। क्लियर। चलिए कैसे समझेंगे देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। मैं आपसे पूछूं अगर किताब कहां है, आप बोलेंगे टेबल पर है। क्या बताया, किताब की जगह बताई, किताब का पोजीशन बताया। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है किताब, किताब की पोजीशन बता दी। क्लियर। ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं प्रीपोजिशन के लिए, जैसे इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि क्या क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है,
ये सारी चीजें बता रहा है। क्लियर? स्थान बता रहा है, अवस्था बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो ढेर सारे शब्द भी हैं प्रीपोजिशन के ऊपर। क्लियर? समझ में आ गया प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक होता है, स्थान बताता है, अवस्था बताता है, पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। ऐसा कोई भी शब्द जो वाक्य में ये सारी चीजों को डिनोट करता हो, ये सारी चीजों को बताता हो, सूचक हो ये सारी चीजों का, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंजंक्शन क्या होता है? समझिए, कंजंक्शन के तो नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है? सुना है ना, रेलवे जंक्शन है ना, ये स्टेशन जंक्शन, वो जंक्शन, सुना है ना, जंक्शन रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ रहता है, ट्रेन से जाते हैं तो दिखता है ना कि भाई ये जंक्शन है, कोई फलाना रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ देखा है ना। जंक्शन मतलब क्या होता है? सोच के देखिए, जंक्शन क्या करता है? दो स्टेशन को जोड़ता है। जंक्शन पे कई बार ट्रेनें बदली जाती है ना, कि भाई इस आप जहां पे रहते हो उस वहां से उतनी दूर के लिए जहां आपको जाना है वहां तक ट्रेन नहीं चलती, आपको किसी एक रेलवे स्टेशन में उतर करके ट्रेन बदलनी है। तो जंक्शन क्या होता है? दो स्टेशंस को जोड़ता है। ठीक है, तो जो जोड़ रहा हो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जंक्शन। यहां पे क्या है? कंजंक्शन। ये भी क्या करता है? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कहते हैं कंजंक्शन। याद रखिए, जंक्शन से याद रखिए कंजंक्शन। दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं। ये अब भूलेंगे क्या? अब नहीं भूलेंगे कभी। चलिए शब्द देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए उसके पहले। सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। सोनी एंड रानी आर स्टडिंग। इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है? कि सोनी और रानी, सोनी और रानी। तो रानी को बोलने के लिए क्या किया हमने? और लगाया साथ में। क्या किया? सोनी को और रानी को जोड़ा। कैसे? और लगा के। तो हिंदी में और लगा के जोड़ा, और अंग्रेजी में और एंड। तो सोनी एंड रानी, तो सोनी और रानी को कैसे जोड़ा? एंड लगा के जोड़ा। तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। इसके अलावा और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन, बहुत सारे कंजंक्शन है, बहुत सारे कंजंक्शन है ना, जिनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जोड़ते हैं ना, वर्ड कनेक्टर्स हैं ये। ठीक है, ज्वाइंट करते हैं वर्ड्स को और वाक्यों को। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक कहते हैं इनको। कैसे पहचानेंगे? समझिए, इंटरजेक्शन जो है ये अचानक आई फीलिंग या भावना या उत्साह या एक्साइटमेंट को दर्शाता है। अचानक से आई हुई फीलिंग या एक्साइटमेंट को दर्शाता है। कैसे? सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसका जो साइन है वो ये होता है, एक लाइन नीचे डॉट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन साइन। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसे, और जाना जाता है इंटरजेक्शन के नाम से। तो मतलब क्या होता है इसका? ये कब इस्तेमाल करते हैं? एग्जाम्पल देखिए, वाओ व्हाट अ कार। आपने कोई कार देखी, ठीक है, कोई नई गाड़ी आपके मोहल्ले में खरीद के लाया, बड़ी जबरदस्त कार है। आप सुबह उठ करके आंखें मलते हुए देखते हैं, आपके मुंह से अकस्मात क्या निकलता है? वाओ व्हाट अ कार, क्या कार है, अरे वाह क्या कार है। यही वाली फीलिंग आती है। तो अचानक क्या होता है? आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तेज एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती है। या आप कभी कोई दुर्घटना देख लेते हैं या कुछ अजीब सा देख लेते हैं, तो क्या फीलिंग आती है कि अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या हो गया। इस तरीके की जो फीलिंग है, ऐसे शब्दों का जब इस्तेमाल होता है, ऐसे फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। क्लियर? कौन कौन से शब्द हैं? वाओ, बहुत खुश हैं, वाओ। ओह नो, मतलब कुछ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, गेम हार गए, खेलते खेलते गेम हार गए, ओ नो, गेम हार गए। ओ गॉड, मतलब आप अचंभित हैं, ओ गॉड मतलब कैसे हो गया, ओ गॉड। ओ एम जी, ओ माई गॉड, एक्चुअली इसको ओ माई गॉड है, लेकिन आजकल हम लोग अंग्रेजी भाषा में इसका प्रयोग ओ एम जी करके करते हैं, ओ एम जी, है ना। हुर्रे यानी कि बहुत खुश हैं, बहुत खुश, एकदम पार्टी मना रहे हैं, हुर्रे, हिप हिप हुर्रे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। उप्स यानी कि गलती हो गई, उप्स गलती हो गई।
चीयर्स या ब्रेवो, ब्रावो, ब्रावो, बहुत सुना होगा ये सब। वेब सीरीज वगैरह में आप अगर देखते हो तो सुना होगा ब्रावो, मतलब कोई कुछ बहुत अच्छा अगर किसी ने किया है ना तो आप उसका हौसला अफजाई करते हैं, ब्रावो। क्लियर है? तो ये है आपके 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि मैम 9 तरीके के होते हैं, तो भाई समझिए 9 तरीके की जब भी बात की जाए या कहीं पे भी आपको दिखे तो समझिएगा उसमें आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन मूलतः प्रैक्टिकली ये 8 ही तरह के होते हैं। कई जगह पे आपको 9 तरह के मिलेंगे, जिनमें जहां आपको दिखे 9 तरह के वहां पे समझिएगा आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड हैं। क्या इंक्लूडेड है? आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। क्लियर? लेकिन मूलतः यही 8 तरह के होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है जबरदस्त तरीके से आज की क्लास हुई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बताइए किसी वाक्य में अगर आपको मैं कहूं कि भाई एडवर्ब बताना क्या है, प्रीपोजिशन बताइए कौन है, कंजंक्शन बताइए कौन सा है, तो क्या अभी भी दिक्कत होगी? क्या नहीं होने वाली है दिक्कत, क्योंकि ये क्लास जो है अल्टीमेट क्लास है। इसके बाद आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्लियर? तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास जो है बेहद अच्छी है, सबके यूज के लिए है। सबके, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप, ये क्लास सबके लिए है, चाहे बच्चे से लेकर के जिनको भी पढ़ना है, जिनमें भी पढ़ने की इच्छा हो, ये क्लास उन सबके लिए है। तो पहुंचनी चाहिए ना भाई सब तक। चलिए जल्दी से पहुंचा दीजिए, पहुंचाना तो आपको ही है। कर दीजिए क्लास को लाइक। इस क्लास में ना लाइक मुझे कम नहीं चाहिए, लाइक मुझे बहुत सारे चाहिए इस क्लास में। चलिए जल्दी से करिए लाइक, अभी तक नहीं किया है तो चलिए लाइक करिए अभी जल्दी तुरंत। चलिए लाइक कर दीजिए, कर दिया? कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है भाई, और क्या पता अगली रिक्वेस्ट जो है आपके किसी टॉपिक के रिक्वेस्ट पे वीडियो आ जाए, वीडियो क्लास आ जाए आपकी, तो बिल्कुल इसके लिए तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पहुंचा दीजिए इस क्लास को सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत है। जिनको क्या, इस क्लास की जरूरत सबको है। जी हाँ, ये क्लास सबके लिए है, सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, वो है कि मैं बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द और सहायक क्रियाओं के ऊपर भी। ये तीनों की तीनों किताबें बहुत जल्द लाने वाली हूं, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन कर रहा है इन किताबों का इंतजार और फेवरेट कौन सी होने वाली है इसमें से। क्लियर? अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की क्लास, यानी कि जिस कोर्स है ये बिल्कुल पूरी की पूरी, जिसमें आपको मिल जाती हैं 60+ वीडियो लेक्चर्स, और हर क्लास में मिलते हैं आपको होमवर्क जिसको आपको करना ही है, और मिलता है आपको फ्री सैंपल ई बुक इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड। कैसे मिल सकती हैं ये सारी चीजें? या तो आप स्क्रीन की फोटो लेकर के भेज दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज करिए कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी सैंपल ई बुक चाहिए। ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा जल्दी ही भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी व्हाट्सएप मैसेज करके करनी है। क्या भाई? तो इंक्वायरी आपको करनी है, आप सोचिए क्या करनी है। आप पूछ सकते हैं कि कितने दिनों का क्लास है, जितने भी सवाल हैं आपके दिमाग में इस कोर्स से रिलेटेड, कितने दिनों का क्लास है, रूटीन कैसे होगा, मेरे को डाउट आएगा तो फिर कैसे सॉल्व होगा, ये सारी डिटेल्स आप पता कर सकते हैं इस नंबर पर। फील फ्री टू आस्क। और अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही वाली कोर्स जिसमें बेसिक से सिखाया जाता है, यानी कि 0 से सिखाया जाता है। तो इस कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो स्क्रीन की फोटो लेकर के भेज के कर सकते हैं। मैं बता दूं, जितने भी कोर्सेज हैं, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी पेड कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, इन सब की आप फोटो क्लिक करके भी हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग जो भी मदद होगी वो आपको बिल्कुल रिप्लाई मिल जाएगा। आपको जिसके भी रिगार्डिंग इंक्वायरी होगी उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर का कोर्स। जी हाँ, साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, ब्यूटीफुली डिजाइंड है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, ताकि उन्हें जो है मन लगा रहता है पहली बात तो, इसी वजह से वो समझ बड़ी जल्दी जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी भेज के पूछ सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो,
तो अंग्रेजी के पेपर में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से आपका सामना जरूर होता होगा। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, डायरी एंट्री एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। और कराया जाता है ग्रामर, जिससे होता है बहुत सारी चीजें। पहली चीज, राइटिंग सेक्शन में मदद मिलती है ग्रामर से। राइटिंग आंसर्स, आप लिटरेचर के आंसर लिखते हैं उसमें मदद मिलती है। ग्रामर के क्वेश्चंस तो आते ही है ना, उसमें भी मदद मिलती है। तो ग्रामर और राइटिंग जो है बेहद जरूरी है अगर आपको वाकई करना है स्कोर जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी में। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर या तो कोर्स का नाम लिख करके भेज के कर सकते हैं, या तो स्क्रीन पे आई हुई फोटो को क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। अब भाई चाहे हो आपकी आरसी, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, चाहे हो क्वेश्चंस, इन सारी चीजों की झंझट खत्म, इन सारी चीजों की टेंशन खत्म। ये कोर्स कराएगा आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चंस भरपूर तरीके से प्रैक्टिस। तो अब भाई कोर्स कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस हो गए क्वेश्चंस, तो अब भी नंबर नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल नंबर आएंगे। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए। इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, या तो कोर्स की जो स्क्रीन है उसकी फोटो क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये समझ में आए कि आपको किस चीज की इंक्वायरी आपने करी है। इंक्वायरी करने के बाद भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।